हमारी रोजलेट प्रिंसेस को देखकर अपना पेंसिल ही बदल लेती है। वो कहती है आपसे मिलकर बहुत जरा खुशी हुई, मैं तो अभी तक अमेज्ड हूँ कि आप कितनी जरा खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। और तब उसको ग्रीट करते हुए कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्रीट करती हूँ, ग्रीटिंग योर हाइनेस। तो वो कहती है तुम तो बहुत अच्छी बातें करने लग गई हो, लेकिन इस सबसे मेरा क्या मसला। तो वो कहती है लेकिन तुमने मुझे आखिर चश्मिश क्यों कहा। तो वो कहती है क्योंकि आप चश्मिश जो हो ना, वैसे भी आपने स्लो रिस्पॉन्ड दिया है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे कहने को। तो हमारी बहन कहती है देखे ना आपने चश्मा पहना हुआ है, आपकी दो आंखें भी हैं, तो आप चश्मिश ही हुई ना, और वैसे भी आप प्रिंसेस हैं तो आप चश्मिश प्रिंसेस ही हुई ना, क्या मैं ठीक कह रही हूँ। तो तब ग्रेस कहती है तुम वहीं पे रुक जाओ, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है एडमिट कर लें इसको। तो तब वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। वो सोचती है मेरा पाँव तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन आखिर मुझे उसे क्यों मारना था। और वो सोचती है प्रिंसेस का रिएक्शन तो बहुत ज्यादा हिलेरियस था, लेकिन उसको तंग करने में मजा आता है। लेकिन एक मिनट रुको, आखिर यहाँ पर प्रिंसेस अलाइन क्या कर रही है, ये तो इम्पीरियल पार्टी है ही नहीं ना। तो तब वो कहती है आखिर आप यहाँ पर है क्यों। तो प्रिंसेस के पीछे आ रही थी। वो कहती है तुमने चलो जल्दी पूछ तो लिया, मैं मैरियस की पार्टनर बन के आई हूँ। तो वो कहती है क्या मैरियस की पार्टनर, क्या सच में ये मैरियस की पार्टनर बन के आई है। तो वो कहती है मैरियस है ना थर्ड प्रिंस लार्ज गोल एम्पायर का, आप उसकी पार्टनर बन के आई हैं। तो वो कहती है ओ माय डियर फ्रेंड, मैं सिर्फ उसकी पार्टनर नहीं हूँ, मैं तो उसके साथ एंगेजमेंट भी कर चुकी हूँ। और तब उसको अपनी रिंग दिखाती है। तो हमारी कहती है क्या ये रिंग, क्या सच में ऐसे कुछ होने वाला है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर कैसा है, इसके साथ तो जैक का बड़ा भाई प्यार करता था ना, तो आखिर इसने उसके साथ मंगनी कैसे कर ली। प्रिंसेस कहती है तुम्हें मुझसे जलन हो रही है ना। तो हमारी कहती है सीरियसली अचानक कैसे। तो वो कहती है क्या मतलब कैसे, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ इसलिए। तो हमारी कहती है हैं खूबसूरत। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत, इसलिए प्रिंस ने मुझे प्रपोज किया। और तुम्हें पता है ना वो मेरे लिए कितना ज्यादा अटेंटिव वंडरफुल और केयरिंग है ना। और वैसे भी मुझे लगता है तुम तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो हमारी बहन कहती है आखिर तुम्हारा वो कूल फियांसे मेरे भाई पे डोरे डाल रहा था। वो कहती है लेकिन अगर मुझसे पूछो तुम तो खूबसूरत भी नहीं हो, तुम तो क्यूट टाइप की हो, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। आखिर उसने तुमसे एंगेजमेंट कैसे कर ली, मुझे तो ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि वो परफेक्टली बिल्ड मैन जो वहाँ खड़ा है मैरियोस, वो हर लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मेंबर के साथ शादी करता ही था। पहली लाइफ में उसने रियोन को प्रपोज किया, दूसरी लाइफ में ऑलमोस्ट वो उसके साथ ही था, तीसरी लाइफ में उसने मुझे प्रपोज किया, और तब मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हो गई। और फिर मेरी तो उसके साथ शादी होने वाली थी, लेकिन फिर से मेरी लाइफ रीसेट हो गई। और ऐसा लगता है उसको इंटरनेशनल एंगेजमेंट करते बड़ा मजा आता है। और इस बार इसने प्रिंसेस को चुना, लेकिन क्यों, और लेकिन आखिर वो इंटरनेशनल अफेयर्स क्यों डाल रहा है। तो तब वो कहती है प्लीज आप प्रिंस से दूर रहिएगा। तो प्रिंसेस कहती है क्या तुम आखिर ये बकवास क्यों कर रहे हो, मुझे एक रीजन तो दो। तुम्हारी कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहती है देखा तुम पागल हो गई हो रॉक्सबर्ग, वैसे भी मुझे पता है तुम मुझसे जेलस हो रही हो कि मेरा फियांसे जरा अच्छा है ना, तुम्हारा तो फियांसे की साथ बात ही नहीं बनती, वो तो तुम्हें छोड़ के चला गया है। तो हमारी हीरोइन सोचती है नॉर्मली तो मैं इसको इग्नोर कर देती, लेकिन इस वक्त तो मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और मेरी बैक भी बहुत ज्यादा दर्द करती है। तभी वो वहाँ नीचे बैठ जाती है। तो प्रिंसेस और जैक कहते हैं क्या इसको क्या हुआ। तो जल्दी से जैक भाग के उसके पास आता है। वो कहता है योर हाइनेस आप ठीक तो हैं। तो वो कहती है बस मैं तो अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी हूँ। वो कहता है क्या हम वापस चलें। तो तब प्रिंस कहती है अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो वो कहती है नहीं योर हाइनेस मैं ठीक हूँ, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, लेकिन मुझे आपकी एंगेजमेंट की बहुत ज्यादा खुशी है और आप दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। लेकिन तभी हमारी हीरोइन के मुंह से खून निकलने लगता है, जो कि असल खून था ही नहीं, वो तो केचप था। तो वो कहती है योर हाइनेस मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन जैक कहता है आप मुझे बताएं कहाँ दर्द हो रही है, यंग मिस्ट्रेस प्लीज अपनी आंखें खोलें। तो पीछे से ल्यूक कहता है अच्छा तो मुझे अब पता चला, उसने कहा था उसकी क्राइसिस उसका स्पेशल वेपन बन जाएगी, इस वक्त भी वो ड्रामे कर रही है। तो रोजलिट कहती है मेरे बारे में फिक्र ना करिए, मैं यहाँ पर इसलिए आई थी, और वैसे भी आपको मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लास्ट वर्ड को याद कर ले, बस आप मुझे ये बता दें आप थर्ड प्रिंस से शादी क्यों कर रही हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। तब ग्रेस बताने लगती है एक्चुअली बात ये है। तो हमारी कहती है बात क्या है। वो कहती है ऑफ कोर्स पर तुम्हें जल्दी बताना होगा, इससे पहले कोई गड़बड़ हो जाए। तो प्रिंसेस कहती है हाँ उसके बारे में। तो हमारी कहती है क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे सीधा बता दो ना। तो तभी वहां से कोई भागता हुआ आता है। तो तब वो था हमारा डियोन। वो कहता है सिस्टर आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, मैं अब दोबारा इतनी दूर खड़े होकर आपको देख नहीं सकता। तो वो कहता है फाइनली आपकी कंडीशन ये खराब हो गई है पीरियड क्रैम्प्स की वजह से, लेकिन आखिर आपका छोटा भाई आपको किस दिन बचाएगा। और फिर चलाक कहता है मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो हमारी कहती है क्या। तो वो कहता है आपकी पेन खत्म नहीं हो सकती, पीरियड क्रैम्प्स, चले जाओ यहाँ से। और वो चिल्ला के कहता है और सब लोग उसकी बात सुन लेते हैं। तो तब वहां पे थर्ड प्रिंस आता है। वो कहता है रियोन। तो ग्रेस क्राउन प्रिंसेस कहती है अच्छा तो तुम्हारे पीरियड्स क्रैम्प्स चल रहे थे। वो कहती है हाँ। तो वो कहती है अच्छा अगर यही बात है रॉक्सबर्ग तो तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद उसके सारे टैक्टिक्स नाकाम हो गए और उसको घर आना पड़ा, लेकिन रियोन की वजह से उसका सारा प्लान खराब हो गया था।
तो तब जैक कहता है आपने अच्छा काम किया माय लेडी। तो हमारी कहती है लेकिन तुमने अपना गैस मास्क क्यों उतार दिया? तो वो कहता है क्योंकि मुझे लगता है ये आ रहा है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो हमारी कहती है क्या क्या आ रहा है? तो तभी वहाँ पे कोई दूर से आता है, वो कहता है तुम यहीं पर रुक जाए। तभी वहाँ पे प्रिंसेस और उसका गार्ड आता है, तो जैक जल्दी से अपना मास्क उसके मुंह पे फेंक देता है, अपने बड़ी भाई के मुंह पर। तो वो कहती है मुझे पता है कि रोक्सबर्ग तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन अगर तुम क्यूरियस ही थी तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेती। वो कहती है योर हाइनेस। तो तब दोनों भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो वो कहती है वाह ये तो सही बात है, ये दोनों लड़ने लग गए। तब ग्रेस कहती है मैंने उसके साथ एंगेजमेंट की मेरी आंखों की वजह से। तो हमारी कहती है क्या आंखों की वजह से? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, उसने कहा था कि लार्जगोल एम्पायर में ऐसे लोग हैं जो मेरी इलनेस को क्योर कर सकते हैं और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। और उसके बाद सीन रहता है और वो चारों के चारों बगले में बैठे हुए थे, रियोन, जैक, एस्टर और हमारी हीरोइन, और चारों के चारों खामोश थे। रियोन सोचता है मे बी सिस्टर मुझे कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि मैंने पार्टी में उनकी बेइज्जती करवाई। ऐसे सोचती है वेल आफ्टर ऑल ये उनका ऑर्डर नहीं था, वैसे भी मैं रियोन को पब्लिक प्लेस में नहीं ले जा सकती। और वहां पे जैक बैठा सोच रहा था मुझे और होशियार रहना चाहिए था, अगर लूप होल्स अभी भी रहे तो मुझे अगली बार रिवेंज लेना होगा अपने भाई के खिलाफ। वो तो प्रिंसेस को साथ लेकर आ गया। तो हमारी सोचती है अच्छा तो ये उसकी आंखों की वजह से था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? और वो सोचती है आखिर इसे एम्पायर ही क्यों होना था? और उसके बाद तीनों बड़ी गहरी सांस लेते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उल्ट पार्टी तो बहुत सारा वाइल्ड थी। और उसके बाद सीन चल होता है और हमें ग्लेन का मेंशन दिखा जाता है। वहां पर उसका बटलर कहता है माय लॉर्ड आपके लिए एक लेटर आया है, ये रोक्सबर्ग मेंशन से आया है। तो ग्लेन कहता है अच्छा ठीक है, इसको वहीं पर छोड़ दो। और इस तरह उसका टाइम भी बहुत जल्दी गुजर गया था वहां पर। और तब ग्लेन बहुत जोर से दरवाजा बंद करता है और तब वो आराम से आकर अपनी छड़ी के सहारे उस चेयर को घसीटता है और वहां पर बैठ जाता है। तब उस लेटर को पढ़ता है और बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। और उसके बाद सीजन होता है और हमें हमारी हीरोइन दिखा जाती है। उसके सामने जो भी था वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए? और उसके सामने उसका डैड बैठा था। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या एक बेटी के लिए जरूरी है कि अपने डैड से मिलने के लिए कोई वजह हो? तो उसका डैड कहता है बस कर दो, इतना एक्स्ट्रा बनने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट पे आओ। वैसे भी मैं पीपी को फीड करने में बिजी हूँ और पीपी उसका एक कबूतर था। तो हमारी सोचती है क्या अब इनके लिए कबूतर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? तब वो कहती है मैं लार्जगोल एम्पायर के थर्ड प्रिंस को हमारे घर बुलाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। और फिर वो कहती है मैं यहाँ जाने लगी हूँ, लेकिन तभी उसका डैड उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है जाने से पहले एक्सप्लेन करके जाओ। तो तब उसने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था अपने डैड को, लेकिन तब तो उसके डैड के मुंह से कॉफी नीचे गिर गई थी। वो कहता है अच्छा तो तुम कह रही हो कि उसने ग्रेस को प्रपोज किया, यानी कि प्रिंसेस को, लेकिन उसके पीछे उसका कोई मकसद था। उसने प्रिंसेस को झांसा दिया कि वो उसकी आंखें ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहती है हाँ लेकिन थर्ड प्रिंस को यहाँ पर क्या चाहिए था? तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स वो पोप की वजह से ये करेगा ना। तो हमारी कहती है लेकिन पोप वो कैसे? तो उसका डैड कहता है हमारे किंगडम में ऐसा कोई रिलीजियस लीडर नहीं है, लेकिन वहाँ पर पोप और चर्च है, वहाँ पे हीलिंग मैजिशियन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ के लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे मास्टर की तरह लाइटिंग मैजिक बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए लोग को हीलिंग मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। और हॉस्पिटल भी बड़े अच्छे हैं और लार्जगोल एम्पायर में फेथ के जरिए चीजें चलती है, लेकिन वो इस ऐसी कंट्री में है जहाँ कोई रिलीजन नहीं है। और ऐसा लगता है वो इसलिए यहाँ पर आया है ताकि लोगों को गुमराह कर सके, ताकि उनको कहे यहाँ मिराकल होंगे और लोगों को अपने साथ वहाँ ले जाए। तो रोजेट कहती है लेकिन उसने तो कहा था प्रिंसेस का इलाज वहाँ पर मुमकिन है। तो उसका डैड कहता है अच्छा अगर सच में ऐसा होता तो काइना शटल जो कि ल्यूक शटल का डैड है वो अपनी डायबिटीज को ठीक कर गया होता। तो हमारी सोचती है अच्छा ये तो उसका वही पागल बाप था ना जिसने उसकी माँ को मरवा दिया था। तो वो कहती है उसको डायबिटीज थी। तो तब हमारे रोजर का डैड कहता है ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, उसको यहाँ पर बुला लो, ये बहुत बड़ा फेंट ऑपरेशन है। तो हमारी कहती है क्या फेंट ऑपरेशन? फेंट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें अपने एनिमी के अटेंशन को डाइवर्ट करना होता था और उसके बदले उनके घर जाकर सारा कुछ छानबीन करनी होती थी। तो वो कहता है जब थर्ड प्रिंस यहाँ पर होंगे हम उसके कमरे में जाएंगे और सारी छानबीन कर देंगे। तो हमारी कहती है परफेक्ट। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम पे सारी चीजें छोड़ता हूँ। और हमारी सोचती है चलो कम अज कम मुझे फादर से परमिशन तो मिल गई। और तब वो वहाँ बड़े आराम से बैठी हुई थी। वो कहती है बस मुझे इनविटेशन लेटर लिखना है। तो वो कहती है लिली मेरे लिए एक पेन और पेपर लेके आओ। तो लिली उसको पेन और पेपर ला देती है। तो हमारी कहती है ठीक है। वो कहती है मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि मैं उसको बुला क्यों रही हूँ, लेकिन ये सिंपल है। वो कहती है बस मुझे उसको यहाँ पर बुलाना है ताकि मैं उसको एडमायर कर सकूँ। वो कहती है अरे नहीं नहीं मुझे तो बस उसकी एंगेजमेंट को डिस्ट्रॉय करना है और कुछ नहीं। तब वो उसकी बॉडी बनाते हुए कहती है अरे हाँ वो इसी तरह का इंसान है, बस मैं उसको अपने इलाके में बुलाऊंगी और उसके बाद मुझे पता है कि मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। और तब उसने लेटर कंप्लीट कर लिया था। वो कहती है मुझे उसकी वीकनेस का पता चल चुका है, बस अब मेरे लिए ये प्लान तो परफेक्ट है, अब मैं उसको उस किंगडम से निकलवा के रहूंगी। और तब उसका इन्विटेशन परफेक्टली तैयार हो चुका था। तभी वहां पे दरवाजा खोल के मेड आती है। वो कहती है यंग मिस्ट्रेस। वो कहती है अब इसको क्या हो गया? वो कहती है क्या तुम्हारे मैनर्स वो भूल गई हो तुम? वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये अर्जेंट न्यूज है, हमें अभी एक रिप्लाई आया है। तो वो कहती है रिप्लाई लेकिन कहाँ से? तो वो कहती है आपके फियांसे की तरफ से। वो कहती है सच में ग्लेन ने मुझे रिप्लाई दिया? वो कहती है जी जी बिल्कुल।
और वो सोचती है लॉर्ड ग्लेन का रिप्लाई, सच में उसने मुझे रिप्लाई दिया, मैं तो कितने दिनों से उसको लिख रही हूँ लेटर, लेकिन अब उसने मुझे रिप्लाई दिया। वो कहती है इसको मुझे दो। तो वो जल्दी से लेटर को खोलती है। वो कहती है पता नहीं उसने क्या लिखा होगा, मैं तो बहुत बार उससे माफी मांगी है लेकिन अब उसका रिस्पॉन्स आया है। तो तब वहां पर लिखा हुआ था कि मुझे कुछ सोल्जर चाहिए ताकि मैं अपने इलाके में मोबिलिटी कायम कर सकूं। तो वो कहती है क्या सोल्जर चाहिए? और तब उसे याद आता है जब उसका डैड भी बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करता था और यही आदत ग्लेन ने भी उससे ली थी। वो कहता है जी मैं आपकी बात दिल पर रख के लिखूंगा। वो सोचती है अच्छा उसने ये डैड से सीखा, लेकिन चलो कम से कम उसने मुझे रिप्लाई तो दिया और मैं उसकी रिक्वेस्ट को कबूल जरूर करूंगी। और वो सोचती है उसको तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जो वहां पर बैंडिट्स का खात्मा कर सके। अच्छा तो मुझे एक ऐसे आदमी का पता है, उसका नाम है फ्रोडो। उसका असल नाम किसी को भी नहीं पता और वो तो अपनी अर्ली 30s में है और वो विल ब्राउन का सबऑर्डिनेट है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा मीन कहा जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी तरीका यूज करे, लेकिन वो तो डिनर टेबल को भी फ्लैप कर सकता है। और वो कहता है मैं तो दुनिया का सबसे वर्स्ट बास्टर्ड हूँ। और तब उसको ढूंढा था विल ब्राउन ने, उसने उसकी फैमिली को स्टॉक किया था और तब वो उसके साथ काम करने के लिए राजी हो गया था, लेकिन उसको काम पे रखा था मेरे डैड ने। लेकिन वो तो बड़ा गुस्सा हो गया था। वो कहता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमीने हो, मुझसे भी ज्यादा। और वो सोचती है ग्लेन के इलाके में हेल्प करने के लिए वही सही रहेगा और तब मैं उसको वहां पे भेज दूंगी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सोल्जर भेजूं जिसके पास गुड मोबिलिटी हो माउंटेन्स एरिया के लिए, बस इतना ही। ये तो बहुत बड़ा कोड था, ग्लेन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। और फिर वो कहती है लेकिन फिर भी आखिर में रिप्लाई तो एक हार्ट के साथ ही दूंगी ना, आखिर में उसकी फियांसे जो हूँ, कम से कम उसका दिल तो पिघलेगा। तब वहां पे एस्टर बैठी हुई थी। वो कहती है एस्टर यहाँ पे एक लेटर है। वो कहती है जी मैं समझ गई। तो तब वो हंस जाते हुए कहती है वापसी में जाते हुए टाकोस खरीद के खाऊंगी। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो रियोन वो नीचे गिर गया था। वो कहती है माई लेडी आपका भाई बाहर है। वो कहती है सच में? उसको अंदर तो भेजो। लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आ रहा? तो तब रियोन शर्माता हुआ अंदर आता है। वो कहता है गुड इवनिंग सिस्टर। और वो सोचती है मेरा छोटा सा प्यारा भाई, ऐसा लगता है कि उसको समझ आ गई है। तो वो कहती है क्या तुम्हें पता चला कि पीरियड क्रैम्स क्या होते हैं? तो वो कहता है जी मुझे माफ कर दें, मुझे पार्टी में चिल्लाना नहीं चाहिए था। और वो सोचता है मेरी तो करीज नहीं थी कि आपसे मिल सकूं, मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, आखिर मैंने आपकी बेइज्जती जो की थी उस दिन। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तो काइंड सिस्टर हूं ना, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, तो तुम मेरे पास आए क्यों हो? तो वो कहता है वेल मैंने सुना था कि आप किसी गेस्ट को इन्वाइट करने वाली हैं, लेकिन वो है कौन? तो हमारी उन कहती है वो तो प्रिंस मैरियस है, बस यही था। वो कहता है क्या प्रिंस मैरियस? लेकिन आप तो उनको इन्वाइट नहीं करने वाली थी ना? वो कहती है ऑब्वियसली एंगेजमेंट के बारे में। वो कहता है क्या एंगेजमेंट के बारे में? तो हमारी कहती है ऑफ कोर्स एंगेजमेंट के बारे में। वो कहता है लेकिन आपकी पहले तो एंगेजमेंट हो गई है, अब दोबारा से एंगेजमेंट क्यों करने वाली है? और वो तो बड़ा ही ज्यादा परेशान हो गया था। तो हमारी कहती है नहीं मैं उससे एंगेजमेंट नहीं करने वाली। तो वो कहता है ठीक है मुझे अलाउ कीजिए कि मैं थर्ड प्रिंस को गाइड करूं। तो हमारी कहती है क्या नहीं तुम नहीं ऐसा कर सकते, मैं दोबारा कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती। तो वो कहता है लेकिन फिर भी मैंने आपसे बहुत ज्यादा कुछ सीखा है, मैं दोबारा से वही गलती नहीं करूंगा। वो कहती है फिर भी नहीं। तो वो वहां जाने लगती है तो रियोन उसके पीछे आता है। वो कहता है थर्ड प्रिंस ने मुझे फेवर किया था, इसलिए मैं उनकी हेल्प करके बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। वो कहती है फिर भी नहीं। तो वो कहता है प्लीज सिस्टर प्लीज, और वो बड़ी क्यूट शक्ल बनाकर उसको कहता है प्लीज। तो हमारी रियोन सोचती है मैं इसकी मासूम सी शक्ल को मना कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो इसकी बात माननी होगी। तो रियोन तो वो रोने वाला हो गया था। वो कहता है सिस्टर क्या आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? तो हमारी कहती है बस कर दो, मुझे ऐसे देखना बंद करो और तुम्हारे फ्यूचर के लिए बस ठीक है मैं ये अलाउ करती हूँ। और कुछ दिनों बाद फिर हमें सुबह का सीन दिखा जाता है। वो कहती है मैं रियोन की क्यूटनेस के आगे हार मान गई और तब वो जीत गया और वहां पर ल्यूक शटल भी खड़ा था और तब वो लोग वहां पहुंच गए थे, थर्ड प्रिंस और ल्यूक शटल। तो थर्ड प्रिंस कहता है फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। और तब वो दिन आ पहुंचा था जब थर्ड प्रिंस वहां पर उनके मेंशन आया था, लेकिन आगे होने क्या वाला था? और क्या सच में वो कोई जासूस था या फिर एक बेवकूफ हैंसम? और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।